Welcome again in the today's part of coordination compound. In this part, we will discuss about the different theories in detail, followed by the factor affecting the stability of the complexes. So the different theories are, the first theory is the Sidgwick theory. Sidgwick theory of coordination compound. It is also called as the effective atomic number rule. The next one is the Werner's theory. Werner's theory of coordination compound. Next one is the crystal field theory. CFT, crystal field theory. According to the first theory, that is the Sidgwick theory, effective atomic number rule, it states that all the metal atom in different coordination compounds acquires the nearest noble gas configuration by gaining या by taking electrons from surrounding ligands. देखो, ये तो बेसिक चीज आपने सीखी ही है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बनता है. एक उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एक मेटल एटम होना चाहिए और दूसरी चीज लिगेंड्स होनी जरूरी है. तो जो ये मेटल एटम है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नेक्स्ट लिगेंड्स उनके पास लोन पेयर है. तो कितने लिगेंड्स मेटल एटम को सराउंड करें, इतने लिगेंड्स मेटल एटम को सराउंड करेंगे ताकि जो मेटल एटम है उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने हो जाएं सो दैट इट एक्वायर्स द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जैसे एग्जांपल भी लेके आपको बताते हैं, यहाँ पे वही सिंपल एग्जांपल लेंगे जो हम हर बार लेते आए हैं, दैट इज K4FeCN6. फिर यही चीज आप अप्लाई हर जगह पे भी कर सकते हो और इसकी कुछ एप्लीकेशन भी होंगी. जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो आयरन है ये +2 स्टेट के अंदर होगा. देखो, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, आयरन को हमने X मान लिया, पोटाशियम के ऊपर +1 तो 4 है तो +4 इज इक्वल टू 0. तो X इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2. तो जो आपके पास आयरन है जिसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द Fe+2 आयन. बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे Fe+2 आयन में, जल्दी बताएं सोच के. एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Fe+2 आयन. बोलो कितने हो जाएंगे. 3d10. इलेक्ट्रॉन्स पूछे मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है. अब जो एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है, आउट ऑफ दीज द 2 इलेक्ट्रॉन गेट लॉस्ट बिकॉज द Fe हैज +2 चार्ज. +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए. तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है तो 26 - 2 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स. 24. उसके बाद आपके पास 6 साइनाइड हैं, 6 लिगेंड्स हैं. एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बिकॉज you know that the cyanide is a monodentate ligand. ये कैसा ligand है? It is a monodentate ligand. और monodentate ligands are those ligand which forms only one coordinate bond. और एक बॉन्ड बनाने में how many electrons are required? 2 electrons. So the number of electrons donated by 6 Ca negative ligands
to the central metal ion. These are 6 multiplied by 2, क्योंकि 6 हैं ये टोटल, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स. So what is the total sum of the electrons which are present on the central metal ion after taking electron from the ligands? कुछ इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास थे, कुछ लिगेंड से ले लिए, जो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए. नाउ दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव atomic number. So what is the effective atomic number of iron in K4FeCN6? That is 36. 36. और आप पीरियोडिक टेबल में जानते हैं ग्रुप नंबर, अगर आप 18 में देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला एलिमेंट हीलियम, उसके बाद नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन 36. देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया था आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन, 36. तो मींस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इसने अटेन कर ली. क्रिप्टॉन जितना एटॉमिक नंबर अपना कर लिया, किसने? आयरन ने, आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग लिगेंड्स. सो दैट इज कॉल्ड एज द सिज्विक थ्योरी और द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. तो दैट इज द फर्स्ट थ्योरी. अब इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है. कुछ एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए बाई चांस कोई ऐसी स्पीसी आपके सामने हम लिख दें जिसके अंदर आपको ये दिखाई दे कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आपके ग्रुप 18 जितना नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल 35 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, उससे ये प्रूफ होता कि जो स्पीसी है वो अनस्टेबल है. क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर चीज किस ग्रुप जितना होना चाहती है, ग्रुप 18 की तरह फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहती है. तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ जाए बाई चांस, तो फिर क्या करें हम? तो उससे ये प्रूव होगा कि वो स्पीसी, देखो हर चीज स्टेबल तो होना चाहेगी, तो वो स्पीसी क्या करेगी, अपनी दूसरी वैसी स्पीसी के साथ जुड़ के एंड दैट फॉर्म द डाइमर. तो मींस कई स्पीसी डाइमराइजेशन शो करती हैं. देयर आर सम स्पीसी व्हिच शोज द डाइमराइजेशन. तो विच टाइप ऑफ स्पीसी शोज द डाइमराइजेशन? वो स्पीसी होंगी जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ग्रुप 18 से जस्ट 1 कम हो, 1 कम आ जाए, 2 कम आ जाए, तो फिर वो ट्राइमराइजेशन प्रोसेस को शो कर देंगे. मींस वैसी 3 स्पीसीज आपस में कंबाइन कर जाएंगी. मींस द ट्राइमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो यानी कई टर्म है ऐसी जो कि हम सिज्विक थ्योरी के बेसिस के ऊपर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दैट इज सिंपल आता है आपके एग्जाम में. ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है. तो आपको सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और नीचे कोई आप एक एग्जांपल दे देंगे जैसे हमने आपको लेके यहाँ पे दिखाया. इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली थ्योरी के ऊपर, दैट इज द वर्नर्स थ्योरी. तो वर्नर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दैट थ्योरी इज, इसने ये कहा, वर्नर थ्योरी ने, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ही अप्लाई हम कर रहे हैं, दैट कॉल्ड एज द वर्नर्स थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दैट थ्योरी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट, दैट इज द वर्नर. इसने ये कहा कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम, जैसे आपको एग्जांपल अभी दिख रहा है यहाँ पे K4FeCN6 में, तो Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम. पिछले एग्जांपल में अगर आप देखें तो एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस कह सकते हैं आप, लिंकेजेस या वैलेंसीज कह दें, मतलब एक ही रहेगा इसका. क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी. बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बनाना, मींस लिंक बनाना, मींस अट्रैक्शन करना. तो इसलिए आप यहाँ पे लिंकेजेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वैलेंसीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो एवरी सेंट्रल मेटल एटम इन एनी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज. दैट इज द पॉइंट नंबर 1. अब पॉइंट नंबर 2 में लिखते हैं कि वो 2 टाइप की वैलेंसी आखिर होती क्या, कौन सी हैं, उनको हम क्या नाम दें. दीज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज आर नेम्ड एज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज. सो द 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज आर, the 2 type of valencies which are shown by the central metal atom in any of the coordination compound are the primary valency, एक को प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे, the next one is the secondary valency. 2 ही टाइप की वैलेंसी होंगी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आखिर प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है.
तो हम यहीं पे लिख देते हैं द प्राइमरी वैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी वैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट while the secondary valence is also called as the coordination number. ये तो आप वैसे भी जानते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये एग्जांपल आप ले लें K4FeCl6, तो आपसे कह दें कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी, और सेंट्रल मेटल एटम का ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि सेंट्रल मेटल एटम की ये दो बातें आप कभी पहले से निकालते आए हैं। मींस हर सेंट्रल मेटल एटम ये दो चीजें क्या करता है बोलो, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है। Every central metal atom has these two type of valencies, that is the oxidation state, which is the primary valency, the coordination number, which is the secondary valency. Next point, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब भी आप इस चीज को डिटरमाइन करें उससे पहले एक बेसिक चीज आपको बता दें। जो ये साइंटिस्ट था जिसका नाम वर्नर है, जिसका नाम बोलो क्या है, वर्नर, इसने फर्दर क्या कहा? इस साइंटिस्ट ने ये कहा, जो बातें बेसिक हैं देखो जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया K4FeCl6, देखो आप देख रहे हैं, मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी देखो आपके सामने पहले ले दूं ताकि आप जो अगला पॉइंट है वो आप बड़े ध्यान से बड़ी आराम से लिख पाए। देखो मैं साइड में लिख रहा हूं, आप देखते चले जाना। पहला तो देखो मैंने दोबारा वही लिख दिया। देखो नेक्स्ट हम लिखते हैं COEN का थ्राइस Cl3, बड़े ध्यान से देखना अब जो चीज हम अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाएंगे। अब आप मेरे को ये बताएं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करें, तो आप देखो आयरन को X मान लेंगे, साइनाइड को -6, पोटेशियम को +4, देखो क्योंकि +1 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो X का आंसर बोलो कितना आ गया, +2। अब आप मेरे को ये बताएं, जो ये +2 आंसर आया, +2 आने में किस का रोल है? Cn का भी है क्योंकि Cn -6 यूज हुआ था, क्योंकि 6 थे साइनाइड आयन, पोटेशियम भी क्योंकि वो 4 थे। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में आप बड़े ध्यान से देखें, CO मैंने लिखा, इसको X मान लिया, इथाइलिन डायमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो +0 -3 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3 जो आंसर आया। आप ये बताएं जो +3 आंसर आया किस वजह से आया, किसकी वजह से +3 आया? क्या इसमें इथाइलिन डायमीन का कोई रोल है? नो, इसलिए रोल नहीं है उसका, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था। तो मीन्स ये जो आपका वर्नर साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो इसने जितने भी अपने एग्जाम्पल दिए, इसने अपने जो भी पोस्टुलेट्स लिखे, उसने पहला जो एग्जाम्पल था ना जो ऊपर हमने लिखा है, उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए उसने अपने पोस्टुलेट्स नहीं दिए थे। उसने ऐसा एग्जाम्पल ध्यान में रखा अपना उस वक्त, नहीं तो ये एग्जाम्पल भी वो ध्यान में रख लेता, उसके पोस्टुलेट्स का नेचर ही बदल जाता। लेकिन उसने ये पोस्टुलेट्स ध्यान में रखा जो अभी आपके सामने है, जैसे हमने क्या लिख रखा है, COEN का थ्राइस Cl3, मतलब जिसमें उसने न्यूट्रल लिगेंड्स लिए हैं। लिगेंड्स कैसे लिए उसने? न्यूट्रल लिगेंड। मींस यहां से ये प्रूव हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, जैसे +3 यहाँ पे आंसर निकला, वो +3 निकलने में जो रोल है वो किसका रोल है? दैट इज ओनली द Cl, एंड Cl हियर इज द आयनाइजिंग पार्ट। बोलो कैसा पार्ट है ये? आयनाइजिंग पार्ट। हाँ, आयनाइजिंग पार्ट। इसीलिए तो इसने अपने अगले पॉइंट में कहा कि द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो इसको हम कब प्रूव कर सकते हैं? तभी प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये सेकंड वाला एग्जांपल है, ऊपर वाला एग्जांपल हम नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन पार्ट का हिस्सा बन गए। ये सेकेंडरी वैलेंसी कौन है बोलो आपकी? ये En जो है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना है। हमें ये पता है कि अगर हम इस कोबाल्ट का ये कहें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप लिखेंगे 6। 6 कैसे आया?
क्योंकि आप जानते हैं 1 इथाइलिन डायमीन फॉर्म्स द 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक इथाइलिन, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 1 इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2। तो 3 इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? दे विल फॉर्म द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेफिनेशन यही थी ना कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ये जो 6 आया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके 6 आने में किसका रोल है? इथाइलिन डायमीन का। क्या वो आयनाइजेबल है? नो, इट इज प्रेजेंट इन द नॉन आयनाइजेबल पार्ट, इट इज प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो वही हमने लिखा था, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। वो कैसी होती है? वो नॉन आयनाइजेबल होती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी आपने देखा, द प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली बीन सेटिस्फाइड बाय, क्योंकि एग्जांपल यही लिया था हमने बताया जो सेकंड वाला। तो द प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली बीन सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, क्योंकि Cl के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। while the secondary valencies are satisfied by, बोलो कैसे लिगेंड्स? by the neutral species। तो इथाइलिन डायमीन तो न्यूट्रल स्पीसी थी। अदरवाइज यही तो इसकी कमी बन गई वर्नर थ्योरी की, कि प्राइमरी वैलेंसी ऐसा नहीं होता कि कंपाउंड आपके सिर्फ यही अवेलेबल होते हैं, COEN3 Cl3, क्या यही होते हैं? नो, ऊपर वाला भी तो कंपाउंड था, K4FeCN6 था। आगे ना बेटा बात समझ में? तो मीन्स आपकी ये इसकी लिमिटेशन कहलाती है। हम सिर्फ यहां पर वही बातें लिख रहे हैं जो वर्नर साइंटिस्ट ने बताई थी, अदरवाइज इसके अंदर ये कमियां हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ही नेगेटिव स्पीसी के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होती, वो पॉजिटिव स्पीसी के द्वारा भी सेटिस्फाई होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा न्यूट्रल स्पीसी से सेटिस्फाई नहीं होती, दे मे बी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, नेगेटिव लिगेंड्स, बाय द पॉजिटिव लिगेंड्स, सभी होती हैं, लेकिन इस साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है कि जो आपके ज्योमेट्री है, इस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है, जैसे आज भी हमने देखा था, जो स्ट्रक्चर है उसको कौन एक्सप्लेन करता है? सिर्फ नॉन आयनाइजिंग पार्ट, नॉन आयनाइजिंग पार्ट, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। तो मींस जो स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड की, जो ज्योमेट्री है, दैट इज सेटिस्फाइड बाय, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द नॉन आयनाइजिंग पार्ट, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वर्नर थ्योरी। तो वो ये वर्नर थ्योरी का लास्ट पॉइंट बन जाता है। आगे बेटा यहां तक बात समझ में? तो ये थी आपकी दो थ्योरी, सिज्विक थ्योरी हो गई, ये नेक्स्ट वर्नर थ्योरी थी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन उससे पहले एक थ्योरी और भी है, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले हम उसी को ले लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो वैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कब? जब हमने क्लासिफिकेशन देखी लिगेंड्स की, उस वक्त भी, और आज हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखी थी किस चीज की? कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसके दौरान भी। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस के ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हमें यहाँ पे पोस्टुलेट्स नहीं देखने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है। तो जो स्ट्रक्चर अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो हम पूछ लेते हैं, पहले इस डायरेक्ट चलो क्वेश्चन ही लिख देते हैं हम यहाँ पे कि एक्सप्लेन द hybridization, explain the hybridization, comma structure, comma nature of the complex, nature of the complex, magnetic behavior, magnetic behavior in the following compounds, in the following coordination compounds, in the following compounds। अब डायरेक्ट हम कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ कंपाउंड तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, अब हम नए कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया NiCN4, इसके बाहर हमने लगा दिया 2 नेगेटिव चार्ज,
सेकंड हम ले लेते हैं NiCl4 और इसके ऊपर भी हमने 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं NiCO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। एक हम ले लेते हैं CuNH3,4SO4। देखो ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। इनके बारे में जो भी मैक्सिमम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपसे पूछी गई है यहाँ पे। सबसे पहले का बेसिक कॉमन फैक्ट वही रहेंगे। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है बोलो? फर्स्ट केस में आयरन, उसको X मान ले, -4 इज इक्वल टू -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी आ गई? +2। सेकंड केस में बताएं, आयरन निकिल को आपने X माना, -4 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू +2 आ गया, क्योंकि Cl के ऊपर भी -1 चार्ज ही होगा। नेक्स्ट में देखिए निकिल को X माना, +0, क्योंकि कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट में देखें कॉपर को आपने X माना, न्यूट्रल लिगेंड है आपके, -2 सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2 आ गया। देखो कॉमन बातें, ताकि आपको कंपैरिजन फॉर्म में सारी चीजें निकालनी आ जाए, इसलिए हम ऐसा करके दिखा रहे हैं। इसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे निकेल है, उसकी एटॉमिक नंबर लिखेंगे 28। कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगी? 3D8 4s2, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकिल। ऐसे ही नेक्स्ट में भी निकिल है, वो कॉमन रही, देखो मैंने डैश डैश कर दिया। लास्ट में कॉपर की लिख देते हैं, कॉपर 29 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10 4s1। ये तो हमने न्यूट्रल एटम की लिखी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विद चार्ज। पहला एग्जांपल, उसमें निकिल के ऊपर +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, तो 3D8 4s0। नेक्स्ट में भी 3D8 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, +2 चार्ज था, निकिल ही है स्पीसी। उससे नेक्स्ट में देखो 0 चार्ज है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, कोई इलेक्ट्रॉन आपको लॉस नहीं करना, दैट इज द 3D8 4s2 रहेगा एज सच। यहाँ पे +2 चार्ज है, तो कॉपर +2 बोलो क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 3D9 4s0। उसके बाद हर एक में जो लिगेंड्स है, नेचर ऑफ लिगेंड, वो हमें ध्यान रखना है एवरी। देखो मैंने बीच में देखो यहाँ पे लाइन लगा दी, ताकि हर चीजों को हम कंपैरिजन फॉर्म में देखो एक्सप्लेन कर पाए। तो पहला जो केस है उसमें बोलो आपको क्या दिख रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग Cn नेगेटिव लिगेंड्स। नेक्स्ट में बोलो इसी टाइप से आप क्या लिख देंगे? शाबाश बताएं। इन प्रेजेंस ऑफ द 4, बोलो क्या लिखे आगे? वीक Cl नेगेटिव लिगेंड। आप बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी है कि जो फ्लोराइड आयन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द वीक लिगेंड्स। उसको छोड़ के बचे हुए आपके सिलेबस के अनुसार सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी इसी टाइप से लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ द 4 स्ट्रॉन्ग CO लिगेंड, CV कैपिटल, OB कैपिटल। नेक्स्ट में भी आप लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द 4 स्ट्रॉन्ग NH3 लिगेंड्स। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे आपको। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट इज एन एक्सेप्शनल केस, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वाले केस को देखते हैं हम। सबसे पहला जो आपका कौन है बोलो? टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन जो है आपका। अब इसमें हम डायग्राम बना देंगे सिंपल। देखो हमने पहले डी का बनाया, देखो ध्यान से देखना, डी के अंदर 8 थे ना, देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बाद देखो 4s है, उसके बाद देखो हमने 4p भी दिखा दिया। देखो ये सबसे पहले हमने क्या लिखा है बोलो यहाँ पे? दैट इज 3D। उससे नेक्स्ट बोलो कौन है? 4s। उससे आगे कौन है? 4p। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स थे देखो डी में, देखो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 4 स्ट्रॉन्ग साइनाइड लिगेंड क्या करेंगे? इनको पेड अप कर देंगे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पेड अप करके लिखने हैं आपको। फिर जो 4 साइनाइड लिगेंड है वो अब क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। देखो ये Cn नेगेटिव, देखो Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? वो तो देखो बिल्कुल साफ साफ आपको दिख ही रही है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मींस विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर बीइंग यूज्ड बाय दीज लिगेंड्स। सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा यूज किया? डी, 3D वाला एक डी यूज किया है। उसके बाद एक S यूज हो गया, 2 P यूज हो गए, 2p2। हाँ तो DsP2 इज द हाइब्रिडाइजेशन।
और sp2d या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो ऐसी शेप को आप कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। बोलो क्या कहते हैं आप उससे? दैट इज द स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई स्क्वायर प्लेनर। सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड अप हो गए, कोई भी खाली नहीं है, देखो सारे पेयर्ड अप हो गए, सारे के सारे। इनर डी यूज हुआ है, अंदर वाला डी यूज हुआ है, सो दैट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। सारे पेयर्ड अप हो गए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। It's 9:12 p.m. उसके बाद क्योंकि सारे पेयर्ड अप हो गए तो द सब्सटेंस इज, बोलो क्या ऐसा होगा? डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक भी हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने देखी, स्ट्रक्चर आपने देखी। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर बनानी पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? देखो बीच में आप निकिल को दिखाएंगे, देखो ऐसे Ni। उसके बाद 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, 1, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। देखो इस टाइप से ये बाहर ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे? बोलो ये Cn नेगेटिव लिगेंड। देखो Cn ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दी, मींस हमने स्ट्रक्चर बोलो कैसी बनाई है? दैट इज द स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल नहीं है ये। अगर टेट्राहेड्रल होती तो देखो मैं आपको बना के अगले एग्जांपल में दिखाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर उसी टाइप से हमने 3D के 8 इलेक्ट्रॉन्स को देखो शो करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स आप पेड अप नहीं होंगे क्योंकि वीक लिगेंड्स हैं, तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके भरें। देखो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 एंड द 8 हो गए ना। तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए। उसके बाद 4s दिखा दिया, फिर हमने 4p भी दिखा दिया। 4d की जरूरत है नहीं क्योंकि 4 ही लिगेंड है यहाँ पे। फर्स्ट लिगेंड देखो यहाँ पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बोलो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं लिगेंड्स के द्वारा? कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एक तो देखो, बोलो ये देखो, ये 3d तो यहाँ पे है, नेक्स्ट 4s है, उसके बाद देखो 4p है। तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? देखो ये Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, देखो Cl नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन हियर? sp3। हाँ sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होती है तो स्ट्रक्चर कैसी कहलाती है? टेट्राहेड्रल। ऑर्बिटल अब भी 4 ही यूज हुए हैं। पहले वाले एग्जांपल में 4 कौन से थे? dsp2, स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर। अब भी 4 ही ऑर्बिटल यूज हुए हैं, बट 1s3p, सो द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये जिक्र हम नहीं कर सकते कि इनर ऑर्बिटल है आउटर, क्योंकि d तो यूज हुआ ही नहीं। लेकिन हम मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर बता देंगे, बिकॉज इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। सब्सटेंस बोलो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक। स्ट्रक्चर अगर बताएं तो जैसे हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है यहाँ पे, तो कैसे बनाएं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? देखो कुछ ऐसे, ये निकिल हमने शो किया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे ही शो करते हैं। 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, सेकंड इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, 2 बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे क्या दिखा देंगे? बोलो कौन प्रेजेंट है? Cl। और जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, एरो जरूर लगाएंगे। देखो ऐसे बॉन्ड के अंदर एरो जरूर लगाना है, बिकॉज द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पूरे के बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। देखो इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज लिखेंगे? ऊपर बोलो 2 नेगेटिव। बोलो चार्ज कितना लगाएंगे? 2 नेगेटिव, क्योंकि गिवन है ये हमारे क्वेश्चन के अंदर NiCl4 2 नेगेटिव। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। CO इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो उसी टाइप से देखो D को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेड अप हो जाएंगे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो उसी टाइप से पेड अप करते हुए दिखाएं 8 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी पेड अप हो गए। फिर देखो 4s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो है ना, देखो 4s2, these electron also been shifted in the 3D। देखो ये 1, मैं देखो दूसरे कलर से शो कर दूं यहाँ पे, रेड कलर से, 1 एंड 1 2। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हैं? जो 4s वाले थे। अब 4s देखो वैकेंट हो गया, ये आगे 4p हमने दिखा दिया, वैकेंट हो चुका है। अब आपके जो इस कार्बोनिल ग्रुप है, CO लिगेंड्स जो हैं, ये अब क्या करेंगे? ये यहाँ पे बनाएंगे। देखो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन है? ये 3D था, ये 4s है, ये 4p है। क्योंकि CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन्होंने अनपेड इलेक्ट्रॉन को सभी को पेड अप कर दिया, अंदर पुश कर दिया टुवर्ड्स द इनर d ऑर्बिटल्स। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया यहाँ पे, 1 कार्बोनिल, सेकंड कार्बोनिल, थर्ड, फोर्थ 1, क्योंकि 4 यूज हुए हैं
तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बोलो फिर से क्या हो जाएगी यहाँ पे, बताओ शहबाज, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 sp3 होगी। और जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो स्ट्रक्चर क्या होती है, tetrahedral. द स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। और उसी टाइप से अब आपके यहाँ पे कोई भी आपको क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं, देयर इज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे देखो पेयर्ड अप हो गए 3D के अंदर, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द सब्सटेंस विल बी डायामैग्नेटिक। तो सब्सटेंस बोलो कैसा हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर बनाए जैसे हमने पहले वाली बनाई थी, तो आप दोबारा से बना देंगे एक Ni अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, टू इन द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप ये लगाने ना भूलें, एरो लगाने ना भूलें, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और फिर हर एक कॉर्नर के ऊपर आपने CO लिख दिया, बाहर ब्रैकेट लगा देंगे, चार्ज कोई है नहीं, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोलो किस चीज की, आपकी NiCO4। अब लास्ट एग्जांपल बताते हैं। देखो लास्ट एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें पहले ही बता देते हैं कि जो टेट्रामीन कॉपर टू सल्फेट है, देयर स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर, प्रूव इट, इसको प्रूव करें कि स्क्वायर प्लेनर है, इसकी स्ट्रक्चर बोलो कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें याद ही रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिंपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें, देखो ये मैंने 3D लिखा, देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 to 4 to 6 to 8 और देखो 9, उसके बाद 4s शो कर दिया हमने, उसके बाद 4p शो कर दिया, उसके बाद देखो 4d भी देखो हमने शो कर दिया यहाँ पे। तो बोलो ये कौन कौन है, 3D, ये 4s, ये 4p और 4d। लेकिन आप ये बताएं कि जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर वो स्ट्रक्चर होती हैं कि जिनके अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो, आपने पहले वाले केस में देखी थी DsP2, या sp2d हो, बोथ आर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगी, जैसे कि किसमें देखा था आपने, NiCN4 जो सबसे पहला एग्जांपल था। लेकिन इसमें तो देखो दिख ही नहीं रहा आपको। अब ध्यान से देखें कॉन्फ़िगरेशन को, नीचे ऐसा होना चाहिए कि देखो 4NH3, देखो 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, एक S और 3P, ऐसे तो sp3 मींस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो फिर क्या करें हम, कैसे करें इस चीज को एक्सप्लेन, तो वही चीज अब हमें एक्सप्लेन करनी है, हमें प्रूव करना है कि इसकी स्ट्रक्चर बोलो कैसी है, बताओ कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। तो एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की। देखो अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलो, ये 3D वाला, ये जंप कर जाए यहां से, बोलो कहां पे, आगे, आगे जंप कर जाए कहीं पे भी, P में जंप कर जाए, D में कर जाए, तो उससे क्या होगा, ये 3D वैकेंट हो जाता। लेकिन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। अगर एनर्जी हम दे देंगे तो जो कंपाउंड है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया, क्या थी कि आपके 3D का एक इलेक्ट्रॉन हम आगे जंप करवा देते 4p या 4d के अंदर, अंदर वाला एक 3D वैकेंट हो जाता, और फिर हम बता देते कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2 और स्ट्रक्चर बन जाती स्क्वायर प्लेनर। बट दैट इज नॉट द better method to explain the square planar geometry, because during the excitation of one of the 3D electron in the outer orbitals, the energy is required. If energy is required, the energy of the system will increase. लेकिन अब अगली एक्सप्लेनेशन इससे बेटर है, देखो वो क्या है और कैसे एक्सप्लेन किया गया। It is found that something vibration takes place in the molecule, and during that vibration the 4p and the 4d orbital intermixing takes place, and that vibration is called as the vibronic coupling. means vibration हो गई, तो जो D का 4D का एक ऑर्बिटल इधर आ जाता है, 4p का एक उधर चला जाता है, एक ऑर्बिटल, ड्यू टू द वाइब्रेशन। देखो ऐसे वाइब्रेशन हो गई तो एक D इधर आ गया, तो अब होगा क्या, देखो जो बाहर से NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो देखो वो कुछ इस टाइप से डोनेट कर पाएंगे, एक 4s में, 4p में, और एक देखो ये D में, 4d में, क्योंकि वाइब्रेशन के द्वारा एक 4d अंदर आ गया देखो इधर, तो इसलिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या बन जाएगी, sp2 और एक D। ये D कैसे आया, बोलो कैसे आया अंदर की तरफ,
एक p उधर चला गया, p का ऑर्बिटल d का इधर आ गया, टर्म यूज की गई वाइब्रोनिक कपलिंग. सो ड्यू टू द वाइब्रोनिक कपलिंग, ड्यू टू द वाइब्रेशन taking place in the molecule, the intermixing of the 4p and the 4d orbitals takes place. So the one of the 4d comes towards the inner side and one of the 4p go towards the outer side, and thus we can explain that the structure of the tetramine copper 2 sulfate is the square planar and the hybridization will be sp2d. नहीं तो हमारे दिमाग में बात यही आ रही थी, एक एस होगा, पी तो लगातार 3 ही होते हैं तो sp3 हो जानी चाहिए. तो एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे दी गई? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाइब्रेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द these theories, that is the Sizwick theory, the Werner's theory, and the explanation of the structure of these different compound magnetic behavior, their nature of the complexes on the basis of the next theory. So that is all about today's lecture.